अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं रिच पाकिस्तान और मैं हूं अब्दुल रहमान। आज हम एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम उन एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस किया करेंगे जो कि पाकिस्तान में खुशखबरियां लाने का बाइस बन रहे हैं। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है सीपेक, जो मुझ समेत आप सबके दिल के बहुत करीब है। इसके क्या प्लसेस हैं, क्या माइनसेस हैं, और इसको डिस्कस करने के लिए बहुत अहम शख्सियत हमारे साथ आज मेहमान है जिनका नाम है आमिर रिसा, और ये चाइना की जानिब से पाकिस्तान में एजाजी सफ़ीर हैं सीपेक के मुतालिका तमाम उमूर के। उन्हें आज शामिल गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि सीपेक किस रफ्तार से चल रहा है और इसे किस रफ्तार से चलना चाहिए और इसका पोटेंशियल क्या है। आमिर रिसा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि सीपेक का हुजम कितना है। कभी हुकूमत $40 अरब कहती है, कभी 60, और बहुत खुश हो जाए तो $100 अरब की नबी सुनाई जाती है। आपकी क्या राय है? फर्स्ट जो फेज है इसका इंफ्रास्ट्रक्चरल फेज, जिसकी अभी तक इन्वेस्टमेंट हो चुकी है जो वो $67 बिलियन है, और इसमें ML1 और दूसरे रेलवे के या वो प्रोजेक्ट शामिल नहीं है। अभी इसमें इसी फेज में और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स शामिल होने हैं। हमारे वेस्टर्न रूट्स के बहुत सारी सड़कें, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें शामिल नहीं है। फेज 1 मुकम्मल होते होते ऑलमोस्ट जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो $200 बिलियन तक चली जाएगी। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसका एडवांटेज कितनी जल्दी और कितना पॉजिटिवली ले लेते हैं। ठीक है। इसके बाद फेज 2 है। फेज 2 का प्लान जो था वो था 2025 तक, लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि वी आर लिटिल स्लो। ठीक। क्योंकि हमने उसके लिए उतना काम नहीं किया जितना हमें काम करना चाहिए था, और वो काम होता है प्रपोजल्स। बिल्कुल, कि हमने क्या प्रपोजल्स बनाई। हमने वो सेगमेंट है बिजनेस टू बिजनेस का, बिजनेस टू बिजनेस के लिए हमने कितनी स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस कर ली है। आम जुबान में हम बात करें कि इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगनी है फेज 2 के अंदर। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, जो हम सुनते हैं कि चाइना की इंडस्ट्री यहाँ पर आएगी, मोबाइल की, गाड़ियों की, दीगर तमाम इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रॉनिक्स की, अब उसको हम कहते हैं JVs, जॉइंट वेंचर्स के अंदर। उसका कितना हुजूम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इसका हुजम अप्रोक्सीमेटली $300 बिलियन टू $400 बिलियन है। एक्स इंफ्रास्ट्रक्चर वाले के साथ, एक्स ओनली फॉर द सेकंड फेज। अच्छा, ये 200 उसका और $400 अरब इसका। ठीक है, $600 अरब तो माशाल्लाह $600 अरब। फिर इसके बाद हमारे स्पेशल सेगमेंट है गवादर का। जी बिल्कुल। गवादर के साथ, और गवादर खाली कोई एक चीज नहीं है जो डेवलप होके उसको इंटरनेशनल सिटी का दर्जा दिया जाएगा या उसके लिए लॉस को सॉफ्ट किया जाएगा, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सारी एरियाज ऐसी हैं जो डिफाइन होंगे। तो गवादर आपको क्या लगता है गोल्ड माइन कितनी वर्थ की, अगर उसको नीयत से हम चलाएं तो? गवादर से जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो आप ये ना समझें 20 इयर्स के बाद मिलेगा, 25 इयर्स के बाद। आई थिंक विद इन 10 ईयर्स। ठीक है, विद इन 10 ईयर्स हम ऑप्टिमिस्टिक है होंगे। जी बिल्कुल, और टारगेट भी यही है। और दोनों गवर्नमेंट, चाइनीज जैसे एज अ नेशन, उनमें एक बात है कि वो कोई भी चीज काम करने से पहले ना उस पर सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, और 100 साल सोचते हैं, लेकिन जब वो कोई काम का इनिशिएटिव लेते हैं तो वो उससे बैकअप नहीं करते, बेस में करते हैं उसको। वो उसको काम को फिर करते जरूर है। तो ये एक उनकी नेशनलिटी की एक मेंटालिटी है, उनका एक प्लस पॉइंट। ग्वादर एज अ होल $400 बिलियन के से प्लस समझते हैं आप? एटलीस्ट $400 बिलियन। चलिए, ग्वादर पे हम एक एक्सक्लूसिव शो करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम डिस्कस करते हैं कि स्किल्ड लेबर पाकिस्तान में आपको लगता है कि जो इंडस्ट्री लगने जा रही है उसके लिए मौजूद है? पहली बात तो ये कि सेकंड फेज अभी तक वैसे स्टार्ट नहीं हुआ। इस चीज को हमें एक और तरीके से भी समझना चाहिए, लेकिन अगर ये स्टार्ट हो रहा होता, और शायद उसके ना स्टार्ट होने की एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ पे वैसी स्किल्ड लेबर नहीं है। एक स्किल्ड लेबर होती है और एक लेबर में ये क्वालिटी होती है कि वो फोकस्ड होती है, वो अपने काम को समझना चाहती है, काम करना चाहती है, और डेडिकेटेड होती है अपनी जॉब के साथ। लेकिन मैं इस वक्त समझता हूँ कि हम ऐसा होल अभी अपनी जॉब्स के साथ उतने डेडिकेटेड नहीं। ये हमारा कौमी अलमिया भी है। मेरे नज़दीक स्किल्ड लेबर का मतलब ये है कि एक पियन है, एक ड्राइवर है, एक प्लम्बर है, एक कारपेंटर है, दे आर ऑल्सो अ लेबर। हर एक को अपने काम में परफेक्ट होना चाहिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा हाउस नैनीज जो हैं वो प्रोवाइड करता है फिलीपीन। और फिलीपीन में उसके बेशुमार इदारे हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो उनको वहाँ पे ट्रेन करते हैं फॉर एन ओवरसीज नैनी। सो जब आप उसको देखते हैं कि वो टेबल साफ करती है, और जब आप एक किसी और कंट्री की, या हम जैसे हमारी वर्कर्स लोकल मेड
लोकल मेड, तो आपको उनकी स्किल में बहुत सा फर्क नजर आता है। तो स्किल्ड लेबर का मतलब ये नहीं है कि वो कोई बहुत हाईली क्वालिफाइड लेबर हो। मैं कहता हूँ आम लेबर भी जो है उनको भी थोड़ी सी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, उनको अपनी मॉरल ड्यूटीज़ का पता होना चाहिए, उनको अपनी टाइमिंग का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी स्किल्ड लेबर की ज़ुमरे में आती हैं। मैंने जो चीज़ें देखी हैं जापान में, चाइना में, ताइवान में, उन्होंने जब इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया था तो उन्होंने वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल करके उन्हें स्विच टू स्टार्ट इंडस्ट्री दी थी। यूएसपी की तरह उन्हें स्विच टू स्टार्ट इंडस्ट्री दी थी। हम लोगों ने अभी तक वो स्विच टू स्टार्ट इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं किया है। स्किल्ड लेबर आनी शुरू हो जाएगी। स्किल्ड लेबर की तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे यहाँ पे बहुत से इदारे बनने चाहिए, लेकिन उससे पहले हमारा जो जेवी का सेगमेंट है उसको हमें लेके आगे चलना बहुत जरूरी है। हम वो लेके चलेंगे तो उसके साथ हम स्किल्ड लेबर को अटैच करेंगे। और अभी जब चाइनीज पे बहुत ज्यादा हम एलिगेशन देते हैं कि जी चाइनीज अपनी लेबर ले आए, वहां से ले आए, दे आर द बिजनेसमैन। उन्हें इस चीज से गर्ज नहीं है कि वो लेबर श्रीलंका से भी ला सकते हैं। अगर उन्हें प्रोडक्टिव लेबर मिल रही है, अगर उन्हें स्किल्ड लेबर मिल रही है, तो वो सिर्फ बिजनेसमैन कोई भी हो, वो अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करता है, वो अपनी नेशनलिटीज को और इस तरह कैलकुलेट नहीं करता। तो मैं नहीं समझता कि चाइना, इसलिए कि लोग समझते हैं जी चाइना वहां से अपनी लेबर ले आएगा, इट इज इम्पॉसिबल। वहां से एक लेबर, एक वर्किंग क्लास लेबर उन्हें $1000 से $1200 में कॉस्ट करती है। तो 2-3 गुना महंगी पड़ती है, कई 100 गुना महंगी पड़ती है। आप ये देखिए ना, हमारे तो यहाँ पे 20,000 25,000 रुपए में एक लेबर मिल जाती है। तो $1200 अ मंथ या $1000 अ मंथ, जिसका मतलब है कि आप 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ पे एक वर्किंग क्लास लेके आएंगे, तो आप कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें उसकी बजाय ये देखना चाहिए कि हमारी इनपुट क्या है, हम क्या दे सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। हमें अपने आप को खुद जो है आइडेंटिफाई करवाना पड़ेगा। चाइनीज यहाँ पर आके कब्जा नहीं करने वाले, हमें खुद को उनके म्यार पे लाना होगा। आज लिए हैं, 2 साल बाद लिए हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। चाइनीज बिल्कुल हमारे यहाँ पे कोई कब्जा नहीं करने वाले, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये नहीं है। हम अपनी नेशनैलिटी को किसी सूरत में सेल नहीं करते। जितनी चाइनीज कंपनी यहाँ पे आ रही हैं वो जॉइंट वेंचर में आएगी, उनका लोकल पार्टनर होना जरूरी है। लोकल पार्टनर के साथ एक रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट होनी जरूरी है। और अगर वो यहाँ आके कुछ खरीदते भी हैं, लीज पे लेते हैं, या किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फैक्ट्री लगाते हैं, तो उसका ये मतलब कतई नहीं है कि ये जमीन उन्होंने बाय कर ली है, नाउ दे आर द ओनर ऑफ दिस लैंड। ऐसा नहीं है। वो जमीन, वो जगह उस कंपनी की मलकियत है और वो उनकी पर्सनल मलकियत नहीं हो सकती, जिसके अंदर पाकिस्तानी भी हिस्सेदार है। वी आर इन ए जॉइंट वेंचर। बिल्कुल। हम इन चीजों को ऐसे क्यों नहीं सोचते? यहाँ पे तो मैं लोगों से ऐसी ऐसी बातें सुनता हूँ कि चाइनीज यहाँ आएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी खरीद लेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी बना देंगे। That time has passed. ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पूरी दुनिया में इंटरनेशनली कुछ लॉस बन चुकी है और दुनिया अब जाके इलाके फतह नहीं करती, इकोनॉमी फतह करती है। अब उसूल तैयार दुनिया के चेंज हो गए, हम उसी दौर में जी रहे हैं। इंडस्ट्री फ्लोरिश करने का एक तरीका है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन पूरी दुनिया में ऐसे लगते हैं कि वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनको सब्सिडाइज प्राइसेस पे लैंड देती हैं। सब्सिडाइज प्राइस पे देने का ये मतलब होता है कि वो उनसे एक एग्रीमेंट करते हैं कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे इन शेप ऑफ डॉलर्स। सपोज वो कहते हैं जी कि वी विल इन्वेस्ट $1 मिलियन डायरेक्टली। वो कहते हैं जी हम आपको 1 एकड़ जगह मुफ्त देते हैं। अब आप देखें कि कायदे इंडस्ट्रियल पार्क, जिसे पैरल पार्क बनना है शेखुपुरा के पास के, जो भी है, शहबाज शरीफ का बड़ा, वहां पे जी सर देखिए वहां पे घास उगी हुई है। बिल्कुल। आपने उसकी प्राइस रखी है 268 लाख, 2,68,00,000 रुपए पर एकड़, जिसका मतलब है कि किसी ने अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है 10 एकड़ में, तो पहले वो 30 करोड़ रुपए की जगह लेगा। मुझे तो नहीं समझ आती कि आप लोग वहां पे वो एक प्रॉपर्टी का सेटअप बनाना चाहते हैं। हमारी जो ज़हनियत है वो हाउसिंग सोसाइटी वाली है। हाँ, आप एक प्रॉपर्टी का सेटअप बना रहे हैं, आप लोगों को इंसेंटिव दे रहे हैं। इसका मेन चीजें 2 चीजों से कंसर्न करती हैं। नंबर 1, आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है। नंबर 2, आप कितने लोगों को एम्प्लॉय करेंगे ताकि आपके एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो। अब इसको आप सॉल्व नहीं करते। इसको सॉल्व करने की बजाय आपने वहां पे वो प्राइस रख दी है कि जो कि पूरी दुनिया में अनबिलीवेबल प्राइस है। इस प्राइस पे आपके वहां पे इन्वेस्टमेंट अगर होगी भी तो उसका क्या फायदा?
आप जमीन, मैं अगर सोचूं, मैं कहता हूं मैं जमीन मुफ्त दे दूंगा बिल्कुल। लेकिन आप ये बताएं कि आप डॉलर में क्या डॉलर देंगे? में कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और एम्प्लॉयमेंट साथ कितनी इंगेज करेंगे, इसका हमारे मुल्क को क्या फायदा होगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमेशा बनते हैं जिसमें लोकल्स को फायदा हो, कि आप लोकल्स को क्या फायदा दे रहे हैं। किसी भी एरिया में आप गवादर चले जाएं, आप दालबंदीन चले जाएं, आप मेहमन मार्बल सिटी चले जाएं, आपने ये देखना है कि अपने लोकल्स को क्या क्या फायदा दे रहे हैं। आप उसको अगर प्रॉपर्टी के सेटअप पे ले जाएंगे तो आप कैसे बिजनेस को, कैसे इंडस्ट्री लगाएंगे। आखिर में मेरा सवाल ये कि आपको क्या लगता है कि जो हमारे तीनों फेजेस हैं, अच्छा दो, अगर हम इस रफ्तार से भी जाएं तो 2 फेजेस 2030 तक हम कंप्लीट करने की पोजीशन में हैं इंशाल्लाह, इससे पहले मुकम्मल हो। ठीक है, और जो 3rd फेज है वो तो शायद 10-20 साल और लेगा, वो एक लंबा नहीं इतना अच्छा, इन द मीन टाइम वो भी हो जाएगा। वो भी हो जाएगा अगर हम नियत से काम करें 2030 तक हम तीनों फेजेस कंप्लीट कर सकते हैं। टारगेट तो यही है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कोई 1-2 साल तो वो तो मैटर नहीं करते, नेग्लिजेंसी जिसे मैं यानी कि हमारे पास 1000 अरब डॉलर का कैपेसिटी है कि हम अपने सिस्टम में इंडक्ट कर सकते और इसको हम ये कह सकते हैं कि इस पे सॉवरेन गारंटीज हमने दी हैं, लेकिन इसकी जो पे बैक फार्मूलाज हैं वो बड़े डिफरेंट है। वो यहीं से कमा के वापस करेगा, यहीं से कमा के वापस करते हैं। एग्जैक्टली। आपको उन्होंने इस तरह का लोन नहीं दिया कि जिसपे आपने सिर्फ मार्कअप देना है। बिल्कुल, आपने जितनी रोड, जितनी ट्रांसपोर्ट, जितनी पोर्ट, जितना एयरपोर्ट, हर एक चीज का एक फॉर्मूला है। बिल्कुल, इतना यूज होगा, इतने पैसे जनरेट होंगे, ये पैसे रीइंबर्स होंगे और लोन उतर जाएगा। नियामी साहब, आपकी इन्हीं अच्छी खबरों के साथ हम आज कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह ताला हम एक और सेगमेंट करेंगे जिसके अंदर हम गवादर को डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कि ईरान 400 बिलियन डॉलर ले गया, हमें उससे जेलस होना चाहिए, खुश होना चाहिए। लेकिन नाज़रीन से हम इजाज़त लेते हैं और अल्लाह से दुआ गो हैं कि जैसे आमिर साहब ने बताया कि हमारे पास 1000 अरब डॉलर्स लाने की कैपेसिटी है, 20 से 30 लाख जॉब्स क्रिएट करने की कैपेसिटी है, और वो जॉब्स जो अच्छे खासे लोग पैसे कमाएंगे, फिर वो जो लोग मार्केट में जाकर जब इस पैसे को सर्व करेंगे, खर्च करेंगे, तो उससे मजीद 40-50 लाख जॉब्स क्रिएट होंगे। 1 करोड़ लोग खत्ते गुर्बत से बाहर निकल सकते हैं। अब हमारी हुकूमतों के करने के काम के हैं कि इन जैसे एक्सपर्ट्स के साथ बैठें, इनसे काम सीखें, पेपर वर्क सीखें, फिजिबिलिटीज सीखें और वर्क प्लान सीखें, उसको एग्जीक्यूट जल्दी करें ताकि पाकिस्तान जल्द अज जल्द खुशहाल हो सके। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।